हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद आपके सामने आज क्लास 12th की यूनिट फेस्ट का जो लास्ट चैप्टर है जनन स्वास्थ्य उसको लेके आया हूँ। और लॉकडाउन के समय में आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आप सभी लोग देखेंगे कि जो जनन स्वास्थ्य है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जनन से संबंधित कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, कैसे क्या क्या हम सावधानियां बरतें ताकि आने वाले शिशु, माँ और सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इस चैप्टर में देखें तो हम मुख्य रूप से 4 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कि जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और कार्यनीतियाँ क्या होंगी उसकी। तो सबसे पहला अगर हम देखें इसमें टॉपिक तो हमारा क्या होगा, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कार्यनीतियाँ। दूसरा जो टॉपिक होगा आपका इसमें, जो कि एनसीईआरटी ने दिया है आपका 4.2 करके दिया होगा, उसमें आप देखेंगे जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण आपका इसमें सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक होगा आपका सहगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कैसे हम प्रेगनेंसी को समाप्त कर सकते हैं चिकित्सा की सहायता से, ये हमारा इसमें थर्ड टॉपिक होगा। और फोर्थ टॉपिक होगा आपका इसमें यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन सी जो होती हैं हैविंग सेक्स के द्वारा क्या होती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, उन सारी डिजीज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा इसमें बाध्यता या इनफर्टिलिटी यानी बांझपन क्या होता है, इस सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा इसमें है समस्या और कार्यनीतियां यानी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। पहला टॉपिक आपका इसमें है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। कौन कौन सी कार्यनीतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जनन स्वास्थ्य में, उस चीज के बारे में आप इसमें स्टडी करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहले आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में बता दूं। देखिए WHO जो है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है कि स्वस्थ पर्सन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति जो सामाजिक रूप से यानी बोलचाल जिसकी सही हो, दूसरों से बात करने का तरीका सही हो, जिसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, देखने सुडौल, ठीक है, और उसका क्या मतलब कि उसके व्यवहार भी दूसरे से कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी रूप से अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से क्या है, स्वस्थ है, तो उसी को WHO क्या मानता है कि वो एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति देखने में अच्छा है और उसकी मेंटलिटी थोड़ी अलग टाइप की है या लोगों से बात करने का तरीका उसका ठीक नहीं है, तो वो WHO के अनुसार हेल्दी पर्सन नहीं है। WHO के अनुसार क्या है आपका कि इमोशनली, ठीक है, और फिजिकल और सोशल हर तरीके से व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए, तो वो हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में वर्ल्ड में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सबके सामने, मतलब सभी देशों के सामने, कि उनकी पॉपुलेशन है। वैसे हिंदुस्तान की हम लोग बात करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है, बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो इसीलिए भारत में सबसे पहले 1951 में क्या बनाया गया था, फैमिली प्लानिंग। 1951 में क्या बनाया गया, फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का क्या किया गया, भारत में गठन किया गया। ये सबसे पहले कहाँ हुआ, हिंदुस्तान में ही फैमिली प्लानिंग, जो कि आप क्या एक राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे ये संस्था बनाई गई थी, परिवार नियोजन। इसके द्वारा इसमें ये बताया गया था परिवार नियोजन में कि हम अपनी फैमिली को कैसे प्लान कर सकते हैं। प्लान का मतलब कि कितने बच्चे अगली जनरेशन में हमें लेके आने हैं, मतलब ये सारी चीजें इस फैमिली प्लानिंग में बताई गई थी। उसके बाद में ही एक और प्लान आया हिंदुस्तान में 1997 में, जिसका नाम था RCH। RCH का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए ध्यान से, RCH क्या है और ये क्या फंक्शन करेगा आपके लिए, क्या क्या ये क्यों बनाया गया। तो RCH का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका जनन होता है रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन, और इसमें क्या है तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ, और क्या है ये प्लानिंग है, चाइल्ड हेल्थ प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव कॉमा चाइल्ड हेल्थ प्लानिंग RCH, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें, अगर इसको हिंदी में देखें तो इसे हम बोल सकते हैं जनन एवं शिशु सेवा कार्यक्रम। क्या बोलेंगे,
जनन एवं शिशु सेवा कार्यक्रम। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है आपका ये कब लाया गया? 1997 में। ये दोनों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें आगे देखते हैं। अभी जो आपका ये वाला जो कार्यक्रम बनाया गया था 1997 में, तो इसका क्या मेन हेतु क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये एम का क्या था इसका, उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इसके सबसे पहले तो एम जो इसका था वो जनन स्वास्थ्य था, जनन स्वास्थ्य। उसके बाद में शिशु की देखभाल करना, शिशु की देखभाल। ठीक है, और क्या है कि उसमें ही आपका इसमें था कि जो जनन नियंत्रण भी था इसमें, जनन नियंत्रण कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर उद्देश्य भी पूछ जाएंगे आपके कि आरसीएस के उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य है जनन स्वास्थ्य है, ठीक है, शिशु की देखभाल करना, जो अभी कहाँ है, एक जो फीटस होता है माँ के गर्भ में होता है उस समय ही ये सारी जो चीजें हैं वो इस वाली प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारा क्या है कि और इसमें क्या हो सकता है, जैसे अब इसमें देखें हम जनन स्वास्थ्य में क्या हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए कि प्रसव होता है उस समय कौन कौन सी सुविधा दी जानी चाहिए एक माँ को, और जैसे और मान लीजिए इसी समय अगर भ्रूण की बात करें तो हम यहाँ पे एसटीडीएस की बात कर सकते हैं, एसटीडीएस की बात कर सकते हैं। और एसटीडीएस क्या होता है तो आपको पता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी इसकी जानकारी कौन हमें दिलाता है, तो ये आरसीएस वाली जो प्लानिंग होती है इसके द्वारा हम इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है, इसी में आपके कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, आपके कंट्रासेप्टिव्स मेथड, जो गर्भ निरोधक विधियां होती हैं वो भी आरसीएस के द्वारा ही आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किसके द्वारा आती हैं, आरसीएस के द्वारा आती हैं। और देख लीजिए ये आरसीएस का या जनन स्वास्थ्य को हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि अगर हम एक कोई गर्भवती लेडी है और अगर उसकी पूरी देखभाल नहीं करेंगे तो आगे आने वाले जनरेशन में जो उसका शिशु है वो किन किन समस्याओं से गुजर सकता है, उन समस्याओं से बचने के लिए ही इस प्लान को रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए मैंने अभी बात की एसटीडीएस की, तो यहाँ पे एड्स आ जाता है आपका, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स जो बीमारी होती है इसके बारे में ही आपको भ्रूण में ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसके द्वारा एक टेक्निक का प्रयोग करते हैं। उस टेक्निक का क्या नाम है, उस टेक्निक का नाम है एमिनोसेंटेसिस। इस एमिनोसेंटेसिस का प्रयोग करके हम एसटीडीएस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे शिशु की देखभाल करना, माँ की देखभाल करना, ये सारी चीजें इससे आपकी जुड़ी हुई है। तो ये ज्यादा लेंथी टॉपिक है, वैसे आपको इतना ही पढ़ना है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं जनन संबंधी, और उन प्रॉब्लम्स का मतलब सामना हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई गई हैं। तो आपको पता है कि फैमिली प्लानिंग इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ, दुनिया में सबसे पहले भारत में आया 1951 में। उसके बाद में एक और प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया, वो 1997 में आरसीएस करके, इसका आपको बता दिया गया कि इसका मेन उद्देश्य एम क्या था। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके उद्देश्य में आ जाती हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आपको लेके चलते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पूछा भी गया है आपसे और फिर भी पूछने की ज्यादा संभावना है, वो है एमिनोसेंटेसिस। तो देखते हैं एमिनोसेंटेसिस क्या होता है। तो देखते हैं एमिनोसेंटेसिस या उल्ब भेदन क्या होता है। देखिए, हिंदी में नाम याद रखिए इसका, इसे बोलते हैं उल्ब भेदन। ठीक है, अब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। डायग्राम पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा डायग्राम समझने से पहले जो आपकी ये प्रोसेस होती है एमिनोसेंटेसिस की, इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। कैसा बैन लगा दिया है, क्योंकि इसका इलीगल प्रयोग होने लगा है, जो कि आरसीएच में मैं आपको बताने वाला था, आरसीएच में ही इसको बैन कर दिया गया है। इसका अब क्या हो रहा है, आपका इलीगल यूज किया जा रहा है, इसलिए आरसीएच में क्या करा गया है, इसको बैन कर दिया गया है। अब देखिए होता क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है, मेडिकल टेक्निक है। कैसी है, मेडिकल टेक्निक है,
यानी आपकी जो चिकित्सीय क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। क्या होता है इसमें, ये जो है वो जन्म से पूर्व यानी कोई शिशु है जब माँ के गर्भ में होता है उसी समय इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। और उस समय क्या होता है, वो फीटस जो होता है आपका भ्रूण के अंदर, उसमें से कुछ ब्लड सेल्स या ब्लड निकाल के सिरिंज के द्वारा, और उसका आप क्या करते हैं बाद में लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, गुणसूत्रों का टेस्ट करते हैं उसके, और कोई डिजीज तो नहीं है, सारा टेस्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आई पीडीपी। पीडीपी क्या होगा समझ लीजिए, पीडीपी पीडीटी पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है आपसे, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, क्या है आपकी पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। इसमें हम करते क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई शिशु माँ के भ्रूण के अंदर होता है, फीटस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ समझिए, देखिए मान लीजिए कोई, ये क्या है आपका, ये यूट्रस है, ये क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया ये यूट्रस है, और ये यूट्राइन, इन यूट्रस की बाहरी दीवार है, इसे हम यूट्राइन वॉल बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखिए अब इस, आपको पता है कि जो फीटस होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है आपका यूट्रस की बॉल से जुड़ा होता है। यूट्रस में 3 बॉल पाई जाती हैं आपकी, तो उन तीनों बॉल से क्या होता है आपस में, ये जो आपका प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, जुड़ा रहता है। और ये फीटस को क्या करता है, यहाँ से प्लेसेंटा क्या करता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा फीटस से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो फीटस आपका मैंने ये बनाया है, देखिए ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये फीटस का है ये, ठीक है। और फीटस के चारों तरफ क्या होता है, ये गुहा पाई जाती है, ये गुहा पाई जाती है, उस गुहा का नाम होता है आपका अमीनोटिक कैविटी। क्या नाम होता है उसका, अमीनियोटिक कैविटी, या हम इसको सैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एमिनोटिक सैक। और ये जो सैक है आपका, ये जो थैले के समान संरचना है जिसके अंदर हमारा फीटस क्या है, बंद है, और उसी को नाम दे दिया गया है, उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, उस तरल पदार्थ का नाम क्या है, अमीनोटिक फ्लूइड है, यानी अमीनोटिक द्रव है। अब इस द्रव को क्या करा जाता है, सिरेंज के द्वारा यानी निडल के द्वारा, इसमें ही क्या करा जाता है, निडल को पिंक किया जाता है, और निडल को ही, निडल के सहारे क्या होता है, यहाँ से इसमें से क्या निकाल ली जाती है, तो इसमें से सेल्स निकाल ली जाती है। क्या निकाल ली जाती है, सेल्स। और ये सेल्स निकालने के बाद हम इसे कहाँ ले जाते हैं, तो हम इसे लेबोरेटरी में ले जाते हैं। ठीक है, और लेबोरेटरी में ले जाके इसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है, इसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है इसकी। और टेस्टिंग के हम इसमें बात बताते हैं, रिजल्ट में क्या क्या देखते हैं। देखिए टेस्टिंग में हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ध्यान समझिए इस चीज को। टेस्टिंग में हम इसके गुणसूत्रों को काउंट करते हैं, यानी मेल और फीमेल की पहचान होती है। इस टेस्टिंग में ही इसमें क्या होगा, मेल या फीमेल की पहचान की जाएगी कि जो फीटस है हमारा, ये वाला जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, तो इसकी भी टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। और इसीलिए इस पे क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। वो समझिए क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे फीमेल होता है, लड़की होती है, तो क्या करते हैं हम लोग, अबॉर्शन करवा देते हैं। भारत में ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए इस पे क्या लगा दिया गया, इसको रोक दिया गया कि बोले आप एमिनोसेंटेसिस हॉस्पिटल में नहीं करवा सकते। ठीक है, आगे समझिए और क्या देखा जाता है इसमें और आपकी जो आपकी एसटीडीएस होती है, एसटीडीएस मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो आपकी यौन संचालित रोग हैं, उनके बारे में भी इस फ्लूइड में उपस्थित जो सेल्स हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो लगभग टाइम लगता है वो आपका 1 वीक का लगता है, 1 वीक का इसमें टाइम लगता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जब भी कोई सिरिंज या निडल का प्रयोग करके हम इस फ्लूइड को निकालेंगे तो 10 से 12 ml क्या होता है, इसमें से फीटस से क्या होता है, इस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में क्या करी जाती है, स्टडी की जाती है। तो ये था आपका एमिनोसेंटेसिस, शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए, ये जन्म से पूर्व गर्भ में उपस्थित जो फ्लूइड होता है उसे बाहर निकाल के उसके अध्ययन करने की प्रोसेस होती है, और इसके द्वारा हम लोग आनुवंशिक रोग जो होते हैं, या आप बता सकते सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं,
या मेल फीमेल ने उनको गुणसूत्रों के बारे में क्या करते हैं हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस क्या होती है, उल्बेलन या एमिनो सिंथेसिस। आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इस तरीके से आपको अपनी थ्योरी लिखनी है। तो आज बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।